बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास हुआ, जिसमें बजट अहदाफ की मंजूरी से मुतालिक गौर किया गया और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में 1000 अरब रुपये का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कल सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे, मुलाकातें भी होंगी। मुलाकात में अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतालिक बातचीत भी होगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सफारत खाने में तकरीब से खिताब किया, जहाँ उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े पर भारत ने आज़ादाना तहकीकात की बजाय पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जबकि उन्होंने कहा कि जंग बंदी में सदर ट्रंप का जो किरदार है उसको हम सराहते हैं। देखिए, पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि कई दिहाइयों के बाद सालों तो नहीं, दिहाइयाँ कहूँगा मैं, कई दिहाइयों के बाद पाकिस्तान एक इंतहाई मजबूत खारजा पॉलिसी के साथ दुनिया के सामने मौजूद है। और शायद ही कोई दूसरा मुल्क इस वक्त आपको, क्योंकि पूरी दुनिया में क्योस है, जंगें हैं, मसाइल हैं, पाकिस्तान जो है वो एक पुरएतमाद मुल्क के तौर पे इस वक्त नज़र आ रहा है। और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान फातह बन के उभरा है। अच्छा, ये तो जो भारत के साथ जो जंग हुई, इसमें तो पाकिस्तान फातह बना जी। लेकिन उससे हट के भी बहुत फतूहात से मुराद ये है कि अल्लाह का बड़ा करम है कि सफारती महाज पे पाकिस्तान जो है वो अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में जीत चुका है। ठीक है, सफारती महाज पे भी जीत चुका है। ये जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहीं, जो उसमें भी जीत चुका है। उसमें बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो झूठ पकड़े गए हैं। और हमारे यहाँ तो इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी। मैंने पहले भी हम बात करें और हमें पता है अपनी, हम ना इतना बड़ा मुल्क है, ना हमारा इतना बड़ा कोई दिफाई बजट है, ना हमारे को फॉरेन ऑफिस का इतना बजट है। हम IMF के पास भी जाते हैं, मसले मसाइल हमारे चल रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो कोई अल्लाह का ऐसा करम है कि इस वक्त पाकिस्तान कई दहाइयों के बाद अपनी मजबूत तरीन खारजा पॉलिसी के साथ खड़ा है। जब आप खारजा पॉलिसी के साथ मजबूत हो जाते हैं ना, फिर आपका काम ये होता है कि आप अपना इंटरनल केओस उसको ख़त्म करें। ये कराची में कैदी निकल के भाग गए, ये बच्ची का जो है वो कत्ल हो गया इस्लामाबाद में, ये जो वाक़यात हैं ना, इन पे फिर हमारा काम है कि हम इसको आगे संभालते कैसे हैं। अब सऊदी अरेबिया का दौरा हो रहा है जी। शहबाज शरीफ जा रहे हैं आसिम मुनीर साहब के साथ जी। तो ये जो है, ये बुनियादी तौर पे तो वैसे भी सऊदी अरेबिया हम गए हैं, लेकिन इस दफ़ा इन मुल्कों का जो दौरा हो रहा है वो ये है कि फ़ौज की भी फतह है। अच्छा, फ़ौज की फतह का फिर एक ऐलान भी है, मतलब उसमें देखें ना, उनका जो फील्ड मार्शल का ओहदा है, तो वो तो इस बात की इंडोर्समेंट है ना कि जीती है फौज। इसके ऊपर तो कोई दो आरा नहीं है ना कि एक अलामती जो उनको एजाज़ी है, अलामती जो भी, वो जंग जीतने के ऊपर ही दिया जाता है। तो जहाँ वो जा रहे हैं तो दुनिया उनको उसी तरह ले रही है कि भाई अच्छा, पहले तो हम आपके आर्मी चीफ के तौर पर मिले थे, अब ये आपको जो है ये एक और टाइटल के साथ आप मिल रहे हैं। तो ये एक सिंबल है पूरी दुनिया को कि हम इसको अस्करी महाज पे जीत चुके हैं, जिसमें एयरफोर्स, हमारी नेवी वाले जो है ना हमारे थोड़े से वो, और मैं आपको हकीकत बताऊं, नेवी वाले कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हमने इनको फड़का देना था। मतलब वो इसमें रह गए कि ये, और वो कहते हैं, वो हकीकतन वो कहते हैं कि हम ज़्यादा फड़का देते, हमें जो है ना बस मौका नहीं मिला। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, जो कराची वराची की तरफ इधर सोच रहे थे, तो वो ये बड़ा अल्लाह का करम है। तो लेकिन फिर मैंने वही आपसे बात की ना कि फिर जो बाकी मामलात हैं, अब जैसे बजट, तरक्याती बजट, मतलब मैं अब इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मतलब है कि इसके समराज जो हैं वो अवाम तक पहुंचने चाहिए। ये जो भी फतूहात हम हासिल कर रहे हैं खारजा पॉलिसी में, जब आप आगे जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना जब तक लोगों को उसका पता न चले, कि अवाम को पता न चले कि भाई ये खारजा पॉलिसी ठीक हो गई, लेकिन लोग जो है वो, तो उसके फिर समरात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से। उस वक्त जब आप
एक रास्ते को पकड़ के आगे चलते रहें और वो उबहम ख़त्म हो गया, उबहम से निकल आए ना, कॉन्फिडेंट हैं अब आगे। अच्छा, फिर अंदरूनी सोशल अनरेस्ट, सियासी मामला को कैसे देखना है, फिर वो उसकी अगली जो है ना वो यानी बाकी स्टेजेस है, क्योंकि हमारे अपने अंदर के मामला पहले तो दुनिया के सामने है ना, रीजन, ग्लोबल, आगे। मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि अगर हम रीजन से शुरू करें ना, तो देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात, और उसमें बेहतरी क्या आई, गलत फहमियाँ दूर हुई। और अफ़गानिस्तान को भी मैं ज़ाती तौर पे उनको भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं करार देता। उसकी वजह यह है कि साल से आप देखिए ना, यही हमें नहीं पता कि वो उनकी अफगान नेशनल आर्मी किधर गई, असला वो छोड़ के चले गए अमेरिकन। फिर वो, मैं आपको बताऊं, ये जो भी कुछ हुआ है ना, दहशत गर्दी हो रही है, ये सारा कुछ हमें बहुत गुस्सा भी आ रहा है, हम इसको बुरा भी कह रहे हैं, BLA बाकी थे, प्लान इससे कहीं ज़्यादा थे पाकिस्तान के लिए, जिससे अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है। प्लान इससे बहुत ज़्यादा थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बड़ी अच्छे खासे लोगों से सुना है कंबोडिया बना के निकलेंगे पाकिस्तान, तो उससे हम निकले। ये बाकी मामलात, ये अब देखिए टेररिज्म कांस्टेंट है, हमेशा आपको अलर्ट रखना है, अपने आप को अलर्ट रहना है और अलर्ट रखना है बॉर्डर्स पे, सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन ईरान के साथ हमारे मामलात, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, चाइना, मॉस्को, आगे पीछे अमेरिका। तो बात यह है कि अब इसको आगे लेके चले। मैं आपको रीजन के हवाले से 2-3 बातें कह के और फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। भारत शायद ब्रिक्स में ज़्यादा से ना टिक पाए। सही। ब्रिक्स में भारत अनइजी हो रहा है। सही। और यह अनइजी हो रहा है खुद, या ये है कि उसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है भारत को भी, और ये बात मॉस्को में भी डिस्कस हो रही है, और मुझे नहीं पता सफारती हलकों में हो रही है कि नहीं, लेकिन ये मीडिया के जो लोग हैं, जो बड़े वहाँ पे असर रखते हैं, क्रेमलिन की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका कहना यह है कि शायद ब्रिक्स में भारत जो है वो अनइजी है और मिसफिट है। ख़ास तौर पे रशिया, साउथ अफ्रीका की जो पॉलिसी रही है इसराइल के बारे में, साउथ अफ्रीका की जो पॉलिसी इसराइल के बारे में, साउथ अफ्रीका ने तो पेश किया था ये जेनोसाइड वाला। ट्रम्प साहब को जो गुस्सा ज़्यादा चढ़ा है, वो एक तो वो किसानों का मामला हम डिस्कस कर चुके हैं, वो कि जी वो वाइट फार्म, वो जो वाइट और ब्लैक, और वो जो भी इनके इश्यूज़ हैं। लेकिन एक और भी तो मसला है ना, और वो ये कि उन्होंने जेनोसाइड के अंदर नाम डाला, तो उसके साथ भी साउथ अफ्रीका है, फिर उसके बाद चाइना है, सबसे बड़ा तो चाइना है इसमें एक, है ना। फिर दूसरे मुल्क जो आ रहे हैं सारे, वो भी कुछ मतलब वो बात बन नहीं रही, ठीक है ना। अब इसमें टर्की आना चाहता है, पाकिस्तान इसमें आना चाहता है, और बहुत सारे मुल्क इसमें ऐसे आने चाहते हैं। भारत इसमें इजी नहीं होगा, ठीक है। फिर वो जो आगे डी-डॉलराइजेशन या कोई दूसरी करेंसी या फिर दूसरे मामला, तो जो मैंने कल भी बात की थी, मैं आज भी दोबारा ही कह रहा हूँ कि शायद भारत SCO में और ब्रिक्स में ज़्यादा से ये जो मैसेजिंग वहाँ से हो रही है दूसरे कैपिटल से भारत को, क्या होता है ना कि योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड इन दिस फोरम्स, तो वो जो है वो भारत शायद इन फोरम से खुद ही निकल जाए, और वो खुद अपने आप को लेकर आ गए है ऐसी जगह पे जहाँ पर वो अब एक ही उसके सामने कैंप है, और वो कैंप जो है वो है कि वो अमेरिका के पास जाए। और अमेरिका एक बड़ी पावर है, देखें वो जाए, उन्होंने अपना रास्ता चुना है, उनके वो पार्टनर्स बने। लेकिन ब्रिक्स और SCO के अंदर एक मैसेजेस वहाँ से आ रहे हैं कि आपकी सर्विसेज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब उसमें वो जाहिर है कि फिर रशिया के ऑयल का मामला, तो रशिया से वेपन्स कैसे लेने हैं, फिर चाइना से कैसे, मतलब है कि वो होता है ना, जो सबका दोस्त होता है किसी का दोस्त नहीं होता। ये भी तो बात है ना, जो सबका दोस्त होता है किसी का दोस्त नहीं होता। आप किसी एक ताल्लुका सबसे रखें, लेकिन दोस्त अगर बनना है किसी का, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है, तो एक ही का बनेंगे आप। तो भारत की कोई सच मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई बाकी मुल्कों की तरफ से जो मैसेजेस आए हैं वहाँ पे, उसमें ये कि बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि आज अब ये बात हो रही है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है, प्रेसिडेंट पुतिन किस तरह से जवाब देंगे अपनी जो उनकी सरजमीन पे जो अटैक हुआ है उसका, वो जवाब किस तरह से देंगे, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे देंगे, कब देंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये जो है अब ये बात डिस्कस हो रही है तमाम, आप समझें कि ये नेटो
अमेरिका, पूरी दुनिया ये इंतज़ार कर रही है कि प्रेसिडेंट पुतिन जवाब किस तरह देंगे। जवाब वो देंगे, लेकिन कैसे देंगे, कब देंगे, क्या देंगे। 41 जहाज़ गिरे थे, 41 जो पहले दिन क्लेम हुआ था 41 का। उसके बाद ये हुआ कि कीव की तरफ से बात आ गई कि नहीं, ये आज मैं वॉशिंगटन पोस्ट कोट कर रहा हूँ, 61st यूक्रेन ऑपरेशन स्पाइडर वेब हिट एटलीस्ट 13 जहाज़ों को। तो अमेरिका जो है वो 13 जहाज़ों पे आ गई है। अब ये मैं पहली बात कल भी मैंने की थी कि यूक्रेन जो है वो आ गया था 12 पे। अगर मैं 62nd दिखाएं हम यहाँ पे, तो कीव आ गया था, रशिया लॉस्ट 12, पहले दिन था 40। अब अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं 13, लेकिन मॉस्को जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि 4 या 5, सिर्फ ये 4 या 5 जहाज़ हमारे उनको नुकसान पहुंचा है, और वो भी इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि हमारी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ख़त्म हो गए हैं हमारे पास, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये फिर वही बात कि प्रेसिडेंट ट्रंप की खामोशी, एक पुरस्रार खामोशी। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक उन्होंने इस मामले पे मीडिया से कोई बात नहीं की, बड़ा अनयूजुअल है। आपको पता है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप को रोज़ शौक है, शाम को कोई ना कोई कहानी हो, मीडिया आ जाए सामने, वो कहानी, एयरपोर्ट से उतरे, जहाज़ में आगे पीछे दाएं बाएं मीडिया खड़ा है, वो सामने जहाज़ का मॉडल है, साथ तस्वीर लगी हुई है गल्फ ऑफ अमेरिका, और वो एक माहौल बना हुआ है। वो जब से ये वाक़या हुआ है वो सामने उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, और लोग मुंतज़िर हैं कि वो मीडिया से बात करें। दूसरी बात यह है कि आज ब्रसल्स में, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रसल्स में आज जो है वो जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो नेटो, आप समझ रहे हैं, नेटो का एक ग्रुप जो है वो ऑस्टिन लॉयड जब सेक्रेटरी डिफेंस थे तो उन्होंने बनाया था 2022 में। वो था यूक्रेन की मदद करने के लिए, कि यूक्रेन की हमने मदद करनी है, तो उसको चेयर भी ऑस्टिन लॉयड ही करते थे खुद एज अ सेक्रेटरी डिफेंस। और उसमें उस वक्त ये हुआ था कि ये उन्होंने फिर उसके बाद इनको एड देनी शुरू की थी, और ये जो है ये अगर मैं यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की को मैं ये कोट करूँ यहाँ पे सेकंड स्लाइड को 12 मार्च की, तो अमेरिका ने $66.9 बिलियन दिए हैं यूक्रेन को 2022 से, ये दिए हैं मिलिट्री असिस्टेंस के लिए, और 69.7 बिलियन दिए हैं, मतलब ये दिए हैं मिलिट्री असिस्टेंस, और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा इनको दिए हैं 2014 से इतने दे दिए हैं, ठीक है। एक तो फिगर इसमें है। दूसरी जो फिगर है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, अगर मैं यहाँ पर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की को कोट कर रहा हूँ उनकी कर्टसी से, मैं ये दिखाऊँ तो 61 बिलियन, ये फर्स्ट स्लाइड जो है, हाउ मच हैज़ यूएस स्पेंट ऑन वॉर इन यूक्रेन, तो ये है 175 बिलियन, टोटल 175 बिलियन है, 175 बिलियन, वो जो ऊपर लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये अभी की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है अभी 2 महीने पहले की, तो उसमें जो है वो 175 बिलियन टोटल दिए हैं इन्होंने 5 बिल्स में, और ये उसके बाद इन्होंने इसको दिखाया है इसका, ठीक है ना, कि कितने दिए लोन में, कितनी एड दी है। अगर आप इसको पूरी स्लाइड को हम थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे तो हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ इसमें नज़र आ जाएगा कि महीने टू महीने द मोस्ट रिसेंट बिल वो फर्स्ट ओवर ईयर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वन, जो 61 बिलियन का था। एक ही दफ़ा में 61 बिलियन जो है वो इनको अप्रैल 2024 में मिल गए थे। अच्छा, और उसके बाद फिर इसका अगर आप देखें ना कि मदद अमेरिका ने पैसे कितने दिए हैं, ये अगर आप सेकंड पे चले जाएं तो हाउ मच एड इज एक्चुअली गोइंग टू यूक्रेन, तो उसमें मेजर यूएस स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू वॉर 195 बिलियन, जो काउंटर ये जो काउंसिल फॉरेन रिलेशंस है उनका कहना ये है कि 195 बिलियन गए हैं। और अगर आप आगे देखें इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करें तो यहाँ पे एड टू गवर्नमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुकूमत को जो गए हैं, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट गई है इनको 3.7 बिलियन। अच्छा, उसके बाद 63 बिलियन जो हुकूमत को गए हैं। वेपन्स को अलग गए हैं, जो नीचे अगर हम देखें इसमें जो रेड कलर में है
वेपन्स के लिए गए हैं 70.6 बिलियन। तो बहुत पैसा, इनको बहुत पैसा दिया गया है, यूक्रेन को बहुत पैसा दिया गया। और वो पैसा दिया किस तरह जाता है? वो पैसा अमूमन जो दिया जाता है वो घूम के वापस उधर ही आ जाता है ना, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आ जाता है वापस। क्योंकि उधर आप कहते हैं असला खरीदो, असला किससे खरीदो? हमसे खरीदो। तो पैसा वो उधर से घूम के कमीशन कट हुआ बीच में बहुत से लोगों के और वो वापस आ गया। अच्छा, तो इसमें यह है कि अच्छा हाउ यूक्रेन थर्ड, अगर हम देखें हाउ यूक्रेन इज टैपिंग द यूएस आर्सेनल, तो ये फिर हमें नजर आता है एग्जैक्ट उनको कौन कौन से वेपन्स दिए गए, कितने 10,000 जो एंटी टेरर सिस्टम्स, 90,000 दूसरे एंटी आर्मर सिस्टम्स, TOW मिसाइल्स, ग्रेनेड लॉन्चर 40,000, 1,00,000 सेट्स ऑफ बॉडी आर्मर, ये एयर डिफेंस में पैट्रियट मिसाइल इनको दिए गए। मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा असला इनको दिया गया। एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स दिए गए इनको, ठीक है, ये अमेरिका की तरफ से। उसके बाद मैंड एयरक्राफ्ट दिए गए, आर्टिलरी में कितनी सपोर्ट दी गई, तो बहुत लंबी है लिस्ट, ठीक है। और फिर एक्सप्लोजिव एंड कम्बैट ड्रोन्स दिए गए वगैरह वगैरह, मतलब बहुत लंबी डिटेल है। और उसमें फिर और आगे हम चलें, टैंक्स भी हैं उसमें, आर्मर्ड कैरियर्स भी हैं, फिर ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल्स हैं, कोस्टल डिफेंस। आप असला देखें जो यूक्रेन को दिए तो आदमी का दिमाग चकरा जाता है कि ये कितना असला, उसके रेडार एंड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट सर्विसेज, ये सारा जो है ये अमेरिका ने इनको दिया है, ठीक है, यूक्रेन को। ये इसका कंप्लीट, वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चिखते रहते हैं ना कि इतना पैसा दिए तो किधर गया है, वो सारा में क्रिटिकल मिनरल्स दो। अच्छा, और फिर उसके बाद अब ये देखें कि अमेरिका ने कितना दिए और नेटो के मुल्कों ने कितना दिए। तो फोर्थ स्लाइड आप देखें, यूएस एड टू यूक्रेन फार एक्सीड्स दैट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। जो अमेरिका ने दिए और बाकी जो तमाम EU ने और बाकी मुल्कों ने मिला के दिए, तो एक अमेरिका एक तरफ है, ऊपर जो अमेरिका है, पहला अमेरिका है, दूसरा तमाम EU है। और EU के मुल्क देखें आप, जर्मनी, जापान, नॉर्वे, कनाडा, ये EU में नहीं है लेकिन ज़ाहिर अमेरिका के इत्तेहादी हैं। स्वीडन, डेनमार्क, उनका शेयर देखें आप, फ्रांस का, पोलैंड का और अमेरिका का देखें। तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर बात करते हैं तो सही करते हैं ना कि भाई आप इसको, और ये 5% बढ़ा भी देंगे तो कितना बढ़ाएंगे? स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, वो मुल्क उनकी अपनी इकोनॉमी खराब है, तो वो कहाँ से इतना पैसा देंगे जितना। अच्छा, अमेरिका को देखें आप, यानी कोई मैच ही नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई मैच नहीं है कि एस्टोनिया कितना देगा, रोमानिया, उनकी इकोनॉमीज नहीं है इतनी बड़ी। तो अमेरिका की आप देखें, अमेरिका कितना बड़ा, अमेरिका कितनी बड़ी। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ कि आज जो है वो ब्रसल्स में नेटो का इजलास हो रहा है, जो कि यूक्रेन की एड के लिए जो एक ग्रुप बना था, ऑस्टिन लॉयड ने बनाया था, जो ये मदद देता है इनको। तो उसमें ये सेक्रेटरी जनरल है, ये जो तस्वीर में हम देख रहे हैं, ये रुस्तुम उमरोव जो कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ नेटो के सेक्रेटरी जनरल खड़े हैं। और जो रुते जो उनके भी आए हैं सेक्रेटरी जनरल, जो बैरल की जगह, उनकी जगह उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वहाँ पे ये मुल्क सारे जमा हैं उस कॉन्टैक्ट ग्रुप के। लेकिन उस कॉन्टैक्ट ग्रुप के का जो इजलास हो रहा है उसमें अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस पैटी हेग्सेट नहीं आए। पैटी हेग्सेट पहली दफा इस ग्रुप में, हालांकि अमेरिका चेयर करता था इस ग्रुप को चेयर करता था, यूक्रेन को मदद कैसे देनी है, तो जो मदद देने वाला ग्रुप था उसमें वो पैटी हेग्सेट नहीं आए। कल इसका जो सेशन होगा जो कि नेटो के वज़राए खारजा का होगा, यानी यूक्रेन की मदद वाला कॉन्टैक्ट ग्रुप जो आज बैठा है, उसमें अमेरिका नहीं गया। कल वो आएंगे और वो उसमें हिस्सा लेंगे जो कि नेटो के वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। तो अभी आपको याद है ना, टर्की में हुआ था, तो टर्की में भी गए थे वो, जब एक समिट हो रही थी वहाँ पे, तो उसमें भी नेटो के वो मेंबर हैं, तो नेटो के इजलास में जाएंगे, लेकिन यूक्रेन वाले में वो नहीं जाएंगे। और इससे पहले आप ये ज़हन में रखेंगे, जब ये आए थे यूरोप में, पहले कॉन्टैक्ट ग्रुप में ये आए थे, तो पहले कॉन्टैक्ट ग्रुप में आए थे, तो इन्होंने कहा था आके कि हम पैसे आपको नहीं दे सकते। ये पैटी हेग्सेट ने आके बड़ी सख्त तकरीर की थी कि हम आपको पैसे भी नहीं दे सकते और आपको जो है वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना होगा। और ये जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 13 फरवरी, 4th स्लाइड, ये याद हम कर लें। US डिफेंस चीफ सजेस्ट कि यूक्रेन शुड अबैंडन होप ऑफ विनिंग ऑल टेरिटरी बैक फ्रॉम रशिया। वो जो, यानी अब जो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कंडीशंस दी हैं यूक्रेन को कि ये 4 इलाके तस्लीम करो, तो ये बात ये कह चुके हैं पैटी हेग्सेट आके, ये बात कह चुके हैं यूरोप के अंदर। जब ये आए थे 13 फरवरी को इन्होंने ये बात कह दी थी यूरोप में आके। अच्छा, अब जो है तो वो वहाँ पर वो आज वो नहीं गए, कल वो आएंगे।
और कल आने के बाद जो है वो उसमें यानी हेग में जो मीटिंग हो रही है, सॉरी ब्रसल्स में हो रही है, तो देखना ये है कि वो उसमें क्या उनका वही लबो लहजा रहता है जो पहले था, या ये है कि यूक्रेन वहाँ पे अब यूरोप के बाकी लोगों के साथ ये बात होगी कि जी अब तो कार्ड्स हैं, यूक्रेन के पास कार्ड्स हैं और आप यूक्रेन की मदद करें, मजीद मदद करें। यानी दो फार्मूले हैं ना, एक है कीथ केलॉग वाला जो कि ये है कि यूक्रेन की मदद होनी चाहिए, और दूसरा है स्टीव वित्कॉफ वाला कि मदद नहीं होनी चाहिए, और वो है जो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाय किया था और कहा था कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे, पैसे आप बढ़ाएं। और एक है कीथ केलॉग वाला अभी तक जीत गया है क्योंकि यूक्रेन ने कीथ केलॉग वाले पे अमल किया है ना, जो ड्रोन से। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन अब भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप को नहीं पता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रेसिडेंट पुतिन का कहना यह है कि ट्रंप को नहीं पता था। अच्छा, अब रशियन इंटेलिजेंस ज़ाहिर है उनका भी एक फेलियर है, एक एम्बेरसमेंट, लेकिन ये कि वो कह रहे हैं कि ट्रंप को नहीं पता था, तो बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होगा। इस तमाम सूरत हाल में 7 तारीख को और 9 तारीख को फिर कैदियों का तबादला हो रहा है, फिर कैदियों का तबादला होने जा रहा है, कैदियों का तबादला होने जा रहा है दोनों के दरमियान, यानी कैदियों का तबादला होने जा रहा है यूक्रेन के और रशिया के दरमियान कैदियों का तबादला होने जा रहा है। तो अब यह है कि और ये तबादला 500-500 या 300-300 कैदियों का होने जा रहा है। मुज़ाकरात यानी अभी भी ये नहीं हो गया कि ख़त्म हो गए। अगले दिन भी टर्की में बैठे थे ना यूक्रेन और रशिया दोनों अपनी अपनी शराइत के साथ, तो कैदियों का तबादला भी इसी तरह से होने जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो अमेरिका है, प्रेसिडेंट ट्रंप, ये पूरी दुनिया के लिए और ख़ासतौर पे अमेरिका इस वक्त ये सोच रहा है और यूरोप के कई मुल्क सोच रहे हैं कि ये एक बहुत खौफनाक काम हो गया है कि ट्रक और शिपमेंट्स और बंदरगाहों पे जहाज़ और इधर उधर आए सारे और उनमें से ड्रोन्स निकले और उन्होंने हिट कर दिया। और ये जो इसके ऊपर प्रॉपर जो है ना एक तशवीश शुरू हो गई है, और वो तशवीश जो है वो बिल्कुल जायज़ भी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके ऊपर एक ऑपेड लिखा है आज 41 यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक इज़ अ वार्निंग फॉर द यूएस। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है खुद अमेरिका के लिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क इस किस्म के वॉरफेयर के लिए तैयार हो ही नहीं सकता कि वो देखिए खुद के हमलावरों को नहीं रोक सकते, तो कहाँ ये कि वो एक डब्बे के अंदर ड्रोन आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो किसी जगह पार्क हो गए और उसमें से कार्गो का सामान एयरपोर्ट्स पे, बंदरगाहों पे। अमेरिका के अंदर ये हो गया है कि अगर ये जवाब देंगे तो ये किस सूरत में जवाब देंगे, ये तो बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया यहाँ पे सारा। अच्छा, अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो जवाब देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो कैसे देंगे। ठीक है, तो आप जरा वाले उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि जवाब तो उन्होंने देना है। ठीक हो गया नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुर के लिए मुशावरत का आगाज़ भी हो गया, जबकि इसकी मुद्दत जो है 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा अदालतों के जरिए किसी तरीके से। जो रशिया के सर्जाई शोइगु हैं, सर्जाई शोइगु, ये पहुँचे हैं नॉर्थ कोरिया, और इनकी वहाँ पर जो प्रेसिडेंट किम जोंग यून है उनसे इनकी मुलाकात हो रही है। ये जो सर्जाई जो शोइगु हैं, ये 2012 से 2024 तक ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। 2012 से लेके 2024 तक, यानी पहला यूक्रेन क्रीमिया वाला 2014 का लगा लें, और फिर उसके बाद 2022 वाला, तो ये वज़ीर दिफा रहे हैं, और अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ये वाइस चेयरमैन है, और ये जो है ये नॉर्थ कोरिया में।
और उससे पहले ये मॉस्को ओब्लास्ट जो है, मॉस्को ओब्लास्ट, उसके गवर्नर रहे हैं मॉस्को ओब्लास्ट के। सही। ठीक है। और काफ़ी पुराने, ये प्रेसिडेंट प्यूटिन के साथ उनके, जब प्रेसिडेंट प्यूटिन पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे 99 में, तो ये उनके डिप्टी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी, ये नॉर्थ कोरिया में इनकी पर्सनैलिटी का एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो है ये पॉलीगॉट है। अच्छा, पॉलीगॉट पर्सनैलिटीज़ बड़ी, बहुत कम डिप्लोमेट्स तो बहुत ही रेयर और इस तरह पॉलीगॉट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा ज़बानें, एक तो है ना कि बाइलिंगुअल, किसी को उर्दू भी आ रही है, पश्तो भी आ रही है, सिंधी भी आ रही है, तो पंजाबी भी आ रही है, ये तो बाइलिंगुअल हो गए। लेकिन जो पॉलीगॉट्स हैं वो एक ही वक्त में एक से बहुत ज़्यादा ज़बानों में वो ना सिर्फ ये कि सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बल्कि उनका जहन इस तरह से, अच्छा ये 8 ज़बानों के ऊपर ये पॉलीगॉट है, यानी इस तरह से होता है, उनका जहन इस तरह ट्यून होता है कि अगर उनको ख्वाब आ रहा है, फ़र्ज़ करें तो ख्वाब आ रहा है, तो अब इनको टर्किश, ये टर्किश में और चाइनीज़ में, रशियन में तो है ही, ये पॉलीगॉट हैं, तो इनका माइंड इस तरह से उसकी ट्यूनिंग है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक टर्किश में बोल रहा है, एक चाइनीज़ में बोल रहा है, एक जैपनीज़ में तीसरा आदमी बोलना शुरू हो गया, चौथा इंग्लिश में बोल रहा है, तो इनका जहन उसको ईजीली उस ख्वाब को देख रहा है, कोई इशू नहीं है। यानी इनकी सोच जो है, इनका जो जहन है वो इस तरह से होता है। मतलब ये मल्टीलिंगुअल, ये बाइलिंगुअल लोग अलग हैं, जिनको ज़बान आ गई, थोड़ी सी फ्रेंच बोल ली, वो बात कर ली इंग्लिश पर, नहीं, ये पॉलीगॉट पर्सनैलिटी है और ये 8 ज़बानों के पॉलीगॉट हैं। ठीक है, यानी उसी ज़बान में ये, यानी आप यू कैन, मतलब ये ड्रीम कर सकते हैं कि 2-3 लोग मुख्तलिफ ज़बानें में बोल रहे हैं, तो उनका दिमाग इस तरह से ट्यून हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो हैं ये पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया, इनकी ये इससे पहले मार्च में गए थे, ये इनकी मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पे नॉर्थ कोरिया से हो रही है। और जो बेलारूस के लुकाशेंको हैं वो चाइना में, उनकी मुलाकात प्रीमियर शी जिनपिंग से हुई है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखना यह है कि 3 फ्रंट्स के ऊपर जो है ना यूरोप में इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं। एक तो यह है कि अमेरिका ने अगर एड नहीं दी, फौजी इमदाद शुरू नहीं की, तो यूरोप किस तरह से निपटेगा रशिया से। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ट्रेड के ऊपर क्या प्रेसिडेंट ट्रंप मान जाते हैं या नहीं मानते। और नेटो के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही थी कि नेटो के ऊपर उन्होंने कहा है कि नेटो के, लेकिन वो यूरोप बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को, मतलब है कि मामलात कुछ ऐसे हैं, क्योंकि देखें ये पेटी एग्जिट कहाँ थे उस वक्त जब ये अटैक हुआ है, तो वो सिंगापुर में थे। और सिंगापुर में क्या कह रहे थे वहाँ पे, सिंगापुर में जो स्पीच थी पेटी एग्जिट की हमने डिस्कस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द यूरोप की और मशरिक़ वस्ता की जंगें ख़त्म करके आसियान में आएंगे, किसी तरह चाइना के, वो वहाँ थे, ये पीछे अटैक हो गया। तो ये रशिया पे तो ये फिर उलझ गए। तो ये क्या सेक्रेटरी डिफेंस को भी नहीं पता था, तो ये कैसे हुआ। अब वहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कि, मैंने ऐसी किसी से 2-4 लोगों से बात की, मैंने कहा ये तुलसी गैबर्ड उनको प्रेजेंटेशन देती हैं इंटेल, उनका उन्होंने बड़ी अजीब से बात की। वो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फाइल्स नहीं पढ़ते, वो विजुअल्स, उनको प्रेजेंटेशन जो होती है थ्रू विजुअल्स होती है। और ये मैं आपको उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो यानी वाइट हाउस में किसी तरह से कनेक्टेड है, नॉट कांग्रेसमैन। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो ज़्यादा विजुअल्स के साथ कनेक्टेड है, विजुअल से वो बात समझते हैं, टीवी, तस्वीरें, चार्ट्स, ये शॉर्ट, उनको वो जो फाइलें हैं ना, मतलब जैसे प्रेसिडेंट प्यूटिन है, प्रेसिडेंट प्यूटिन को आप इतनी मोटी फाइल दें, वो एक एक उसका वर्ड पढ़ेंगे प्रेसिडेंट प्यूटिन, और फिर वो आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें उनकी 1.5 घंटे करें, 2 घंटे करें, कम करेंगे, लेकिन वो पूरा बूर होगा उस। बहुत से लीडर्स इस तरह करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप फाइल नहीं पढ़ते। प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर आपने कुछ बात समझानी है ना, तो उसकी आप उनको विजुअल्स दिखा दें, टीवी दिखा दें, ये मतलब है कि आप उनको चार्ट्स दिखा दें, मतलब जल्दी से वो कहेंगे यार आधा घंटा मुझे ब्रीफिंग दो, तो ब्रीफिंग में वो कहेंगे जी फॉक्स न्यूज़ ने ये किया, वो उस तरह से तैयार करेंगे कि अच्छा जी ऐसे हुआ, ये हो गया, अच्छा ठीक है आगे जो, मतलब वो फाइलें मोटी मोटी उनके सामने रखने का कोई, मतलब वो इरिटेट होते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी फाइल्स पढ़ने वाली नहीं है।
तो उनको उनकी जो इंटेल ब्रीफिंग है उसका अंदाज भी फिर डिफरेंट है। ये वाइट हाउस के, मैं आपको बड़े जिम्मेदार लोगों के हवाले से आती हुई खबर बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके साथ 2 दफ़ा टाकरा लगने वाला है यूरोप के मुल्कों का। एक उनके साथ टाकरा जो है वो लगने वाला है 17 और 15 जून को, और वो लगने वाला है कनाडा में। वो ट्रंप आ रहे हैं G7 जो है, अगर हम ये स्लाइड देखें तो उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये G7 के ममालिक जो हैं, ये 5th हम चार्ट अगर दिखाएंगे तो G7 नज़र आ जाएगा। G7 जो है ये बना था उस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन के दौर में, जब ये ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था ना शाह फैसल मरहूम ने, तो उस वक्त ये G7 बना था। बाद में ये हुआ कि 90 की दिहाई में ये G8 हो गया और इसमें रशिया भी आ गया, लेकिन फिर क्रीमिया का मामला हुआ तो रशिया को निकाल दिया इसमें से और फिर G7 हो गया। ये G5 था, शुरू में तो 5 था ना, फिर 7 बना। एनीवे, अब इसकी जो मीटिंग हो रही है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, और वो मीटिंग में जो लोग हैं, ज़ाहिर है कनाडा होस्ट है तो मार्क कार्नी वहाँ से हैं, फ्रांस से मैक्रोन आएंगे, जर्मनी से उनके नए जो चांसलर हैं मर्ज वो आएंगे, इटली से जॉर्जियो मेलोनी आएंगी, जापान से उनके जो है वो इशिबा आएंगे, यूके से केयर स्टैमर आएंगे, और यूएस से प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे। जो 7 मुल्क तो ये हो गए। अच्छा, फिर ये होता है कि कुछ मुल्कों के रहनुमाओं को दावत दी जाती है कि आप आ जाएं ख़ास तौर पे। तो उसमें जिन मुल्कों को बुलाया गया है उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ को बुलाया गया, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा हैं उनको बुलाया गया है, मैक्सिको के प्रेसिडेंट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका से सिरिल रामाफोसा को बुलाया है। सिरिल रामाफोसा कौन? जिनके साथ झड़प हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की थी कि ये वो भी वहाँ पे होंगे। अच्छा, यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को बुलाया उन्होंने कनाडा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये इल्म है, या मतलब वो ये ना हो कि G7 में जाए ना, कि ज़ेलेंस्की क्यों बुलाया, तो ज़ेलेंस्की को दावत दे दी, वो देख रहे हैं कनाडा के, देखते हैं बुला के G7 में। और इंडिया को नहीं बुलाया, पहली दफ़ा इंडिया को नहीं बुलाया 6 सालों में, फर्स्ट टाइम G7 के इजलास में। हमेशा एक था कि G7 के इजलास में बुलाया जाएगा, और मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ कनाडा नहीं है, ये बाकी मुल्क इंसिस्ट कर सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया जाए। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो एक मुल्क के अंदर G7 है तो कनाडा के पास है तो वो कनाडा के लोग, ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा जब G20 का इजलास हो रहा था तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, G20 के इजलास में आए थे, और उस ज़माने में उन्होंने ये बात की थी, जो बाद में खबरें आई कि उन्होंने बात की थी कि हमारी टेरिटरी के ऊपर जो है कत्ल हो रहे हैं और ये सारे मामलात हो रहे हैं, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी की थी, खबरें बाद में, लेकिन वो आए थे। अच्छा, इशू अब ये है तो वहाँ पर, लेकिन उसके फिर 1 हफ्ते के बाद, यानी ये तो होनी है, ये तो इजलास होना है ना 15 और 16 तारीख को कनाडा में G7, उसके बाद 24 और 25 तारीख को नेटो का इजलास है हेग में, और उसमें भी ट्रंप ने आना है। अब वो उससे पहले ये मामला जो है, ये क्या प्रेसिडेंट पुतिन इंतज़ार करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई बात करें, या उससे प्रीएम्प्ट करेंगे और सारा वो मामला देख लेंगे? मैंने आपसे बात की ना कि ये जो वॉरफेयर का तरीका है, इसको आप कह सकते हैं कि भाई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बात की है कि ये तो बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए हैं, ख़ुद अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। और उनके आज बहुत से ओपेड्स हैं, मैं उन ओपेड्स को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स 63 यूक्रेन अटैक, 63rd देखें, यूक्रेन अटैक एक्सपोज्ड अमेरिकाज एक्लिस हील, यानी ये मामला जो है ये तो अमेरिका के लिए ख़ुद बहुत बड़ा मसला हो गया है कि भाई आपके ये छोटे जो हम कहाँ से वो बंदे उठा के फेंक रहे हैं इधर उधर, इलीगल इमिग्रेंट्स, तो वो कहाँ से छोटे छोटे ड्रोनों को पकड़ेंगे? अच्छा, तो मसला ये है कि ये जो है ये अब एक दुनिया के लिए नया चैलेंज आ गया है, इस तरह के ड्रोन अटैक्स, और फिर AI के साथ, और फिर किसने बनाए, कैसे हैं वो ड्रोन, देखें उनके हत्थे, वो कुछ हत्थे लग गए हैं ना उनके, रशियन देख रहे होंगे ना कहाँ की मेक है, कहाँ से बने हुए हैं, हो सकता है अमेरिका के, हो सकता है किसी और मुल्क के, किसी थर्ड पार्टी ने काम किया। बहरहाल वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उनके पास मौजूद है, वो ये इंतज़ार कर रहे हैं, और वो इंतज़ार करके दरमियान में अपने अलाइस के साथ, यकीनन वो चाइना के साथ, चाइना बेलारूस से उधर आगे पीछे दाएं में, वो सारा देख रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये टैक्टिकल विक्ट्री उनको नहीं चाहिए, वो जो है ना उनको एक स्ट्रेटजिक विक्ट्री और एक डिफीट उनको चाहिए यूक्रेन की।
और यूक्रेन और नेटो पूरा वेस्ट वहाँ पे कलेक्टिव वेस्ट के लिए जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो। तो अब इसमें यह है कि इसमें ये एक मामला जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ब्रिक्स के अंदर जो है वो इंडिया एक मुल्क पसंद नहीं कर रहे इंडिया को। अमेरिका भी नहीं पसंद कर रहा ना, चाइना भी नहीं पसंद कर रहा, रशिया भी नहीं कर रहा, साउथ अफ्रीका, तो वो मतलब ब्रिक्स में शायद बहुत ज़्यादा अरसे जो है वो अमेरिका ना रह पाए। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पे ये मैसेज लिखा, आई लाइक 6 स्लाइड देखें, आई लाइक प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज विल, मैं हमेशा बहुत पसंद करता हूँ, ही इज़ वेरी टफ एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू मेक अ डील विद। डील करना बड़ा मुश्किल है शी जिनपिंग के साथ। अच्छा, डील करना क्यों मुश्किल है कि उन्होंने जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स रुके हुए हैं ना, क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल्स को चाइना ने रोका हुआ है। अच्छा, रोक दिया है, उसके नतीजे में अब मैं तेज़ी के साथ आपको दिखाता हूँ कि सूरत हाल के। रॉयटर्स देखें 33rd ग्लोबल अलार्म एज चाइनाज क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट कर्ब स्टेक होल्ड। अच्छा जी, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, व्हाट टू नो अबाउट चाइनाज हॉल्ट ऑफ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स। CNBC, the West is recycling rare earths to escape China's grip, but it's not enough. CNN, what are rare earth minerals and why they are central to Trump's trade war? Reuters exclusive, Germany lobby group says कि China's rare earth curbs could halt the auto output रुक सकती है सारी। India का Times now, will China's rare earth curbs hit brakes on India's auto sector? Works net for Tata, Mahindra। तो भाई आप तिजारत तो बंद की हुई थी। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस, चाइना कर्ब्स 39th, चाइना कर्ब्स ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेकर्स फेस शॉर्टेज, अप्रोच गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बात करेगी चाइना से इस वक्त इंडिया की। तो ये जो है ये इस वक्त इशू एक ऐसा है जो कि बड़ा गंभीर है, बड़ा इंतज़ार सिर्फ इस बात का। और अच्छा, वहाँ पर उन्होंने काम बंद कर दिया, उनका फिर एक बंदा मार दिया आज गज़ा के अंदर। वो जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन थी उसने अपना काम रोक दिया है वहाँ पर। लेकिन एक बड़ी नया एक वाक़या हुआ है गज़ा में। इसराइल ने बॉम्बिंग की है, बल्कि पहले बॉम्बिंग हुई है अहमद शरा की, सीरिया की तरफ से पहले इसराइल पे बॉम्बिंग हुई है, शेल मारे हैं, इसराइल ने जवाब में मारे हैं। तो सीरिया के साथ एक फ्रंट खुला है, बड़ा अनयूजुअल और अजीब से टाइम पे खुल गया है कि सीरिया के साथ, सीरिया, अहमद शरा और इसराइल का एक फ्रंट खुला है और आपस में शेलिंग वेलिंग इनकी हुई है। और उधर जो ऑर्थोडॉक्स की जमात है, यूनाइटेड जूइश ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल उनकी पार्टी है, वो कह रही है कि हम नेतन्याहू से अलग हो रहे हैं और उनकी हुकूमत शायद गिरने लगी। नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया है और वो वहाँ पर स्टीव विटकॉफ जो हैं उन्होंने किसी वक्त, यहाँ वहाँ तो खिद के लोग नहीं है ना, वहाँ तो ये खीद के लोग तो ये रशिया में देखें, ये जो मिडिल ईस्ट में सबके पर जलते हैं जाते हुए, अमेरिकन के बीच सबके पर जलते हैं कि यहाँ वहाँ तो फिर भी आप बैठ के और वो ना एफल टावर के पास और जनाब इधर उधर जर्मनी में और वो कोल्ड वॉर पुरानी मेंटालिटी एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं वही रशिया के साथ। लेकिन मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जो एक वहाँ पहुँच गए तो एक बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत अनसर्टन हालात, और उधर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ज़ीरो इनरिचमेंट पे जाएं ईरान की तरफ से। अच्छा, पाकिस्तान को आज जो है वो एक जो उनकी कमेटी है, बड़ी इम्पोर्टेंट उनकी कमेटी है अक़वाम मुत्तहिदा की, उस कमेटी का वाइस चेयर पाकिस्तान को बना दी है। और ये जो कमेटी है ये कंप्लीट, जो आप समझें कि उनके जो सैंक्शंस लगाना और टेररिस्ट जमातें कौन सी हैं, टेररिस्ट मुल्क कौन से हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो आप समझ लें कि काउंटर टेरर पैनल है, उसका वाइस चेयर पाकिस्तान को बना दिया गया है। अच्छा, अब उसमें जो है वो फर्स्ट पोस्ट ये इंडिया से मैं कोट कर रहा हूँ, 68 स्लाइड, स्क्रॉचिंग आयरनी, ठीक है, 68th, पाकिस्तान टू बी वाइस चेयर ऑफ UN काउंटर टेरर पैनल हेड सैंक्शंस बॉडी। जिस सैंक्शंस बॉडी जो सैंक्शंस लगाते हैं, यानी मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान के लिए खारजा महाज पे दुनिया में, यानी ये पाकिस्तान को टेररिस्ट करार देने की कोशिश कर रहे थे, वो पाकिस्तान जो है अब वो सैंक्शन जो कमेटी लगती है उसका हेड है, यानी पूरी टेरर
का जो यानी आप समझ लें काउंटर टेरर पैनल का वो वाइस चेयर है, लेकिन एक कमेटी जो सैंक्शंस लगाती है उसका वो चेयरमैन है। सही। अच्छा, और इंडिया का मीडिया हम कोट करते हैं, उन्हीं को बता सकते हैं कि कौन सी कमेटी को पाकिस्तान चेयर करने जा रहा है बकौल इंडियन मीडिया के। 69th पाकिस्तान टू चेयर तालिबान सैंक्शंस कमेटी। आप जरा अंदाजा लगाएं, यानी जो तालिबान पे सैंक्शंस लगती हैं या उठती हैं उसका फैसला पाकिस्तान उस कमेटी को चेयर करेगा। ये वो टीटीपी के साथ अपनी, यानी वो अब, अच्छा ANN उनकी एक और न्यूज साइट है, उन्होंने ये लगाई ग्लोबल आयरनी 70th स्लाइड। ये एक तमाशा दुनिया में तमाशा बना दिया कि पाकिस्तान टू लीड तालिबान सैंक्शंस कमेटी एंड वाइस चेयर ऑफ UN काउंटर टेरर। इंडिया को जो है कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर वो BLA, उधर जनाब TTP, आगे पीछे पाकिस्तान सैंक्शंस कमेटी का हेड है। सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं अफगानिस्तान से, और उन पे सैंक्शंस की कमेटी का पाकिस्तान चेयर बन गया है, अक़वाम में बताया था। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। इलॉन मस्क का मैं चलते देता हूँ, वो फटा पड़ा हुआ है, फुल पेचा पड़ा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। मैं तेज़ी के साथ उनके ट्वीट्स दिखाऊं, उन्होंने ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में 11 ये आप पहला ट्वीट देखें, वो जो बिल आया है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है बड़ा ख़तरनाक है, डिस्गस्टिंग एब्डोमिनेशन का मतलब बहुत ही घटिया, मतलब बहुत, ये लफ्ज़ जो है ना इसको तहकीर वाला बिल है ये पेश हुआ है। और फिर वो दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, मैसिव इंक्रीज जो है बजट का ही नुकसान पहुंचाएगा, कांग्रेस इज़ मेकिंग अमेरिका बैंकरप्ट, तीसरा जो ट्वीट है। और फिर उसके बाद वो चौथा ट्वीट कर रहे हैं, नवंबर नेक्स्ट ईयर वी फायर ऑल पॉलिटिशियंस बिट्रेड द अमेरिकन पीपल। मतलब वो जो है ना इनका, ये वो बिल है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप फेवर कर रहे हैं। तो इनका और इलॉन मस्क का और ट्रंप का जो है पेचा पड़ा हुआ है इस वक्त, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप क्या बात करते हैं। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन इस दौरान सारा, मैं आपको दोबारा कोट कर रहा हूँ, एक तो 12 जहाज़ों पे आ गए हैं अमेरिकन, 12 जहाज़ों पे आ गए हैं, कीव 40 नहीं है अब। मॉस्को कह रहा है, मॉस्को के जो बड़े यानी अच्छे मुस्तनद सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं 5, मैक्सिमम 5 हैं। हमें जो यहाँ पे बताया गया है वो ये कि 5 जहाज़ों को नुकसान पहुँचाए। ये जो है ये 12-13 भी नहीं है। और ख़ुद वो उन्होंने कहा कि मगरबी मीडिया भी कम आ, छोटे लेवल पे आ जाएगा, कि 4-5 जहाज़ों पे आ जाएगा। वो तबाह भी हुए हैं, लेकिन ये है कि ये एक नया तरीका स्टार्ट किया है। और अगर ये तरीका चाइना ने या अमेरिका ने, चाइना ने या रशिया ने, दूसरे किसी दुनिया के मुल्कों ने शुरू कर दिया कि किसी दूसरे मुल्क भेजा कुछ सामान की, जी कार्गो आ रहा है आपके लिए, या ये पैकेट आ रहा है जनाब TCS के ज़रिए, और वो जनाब पता चला कि वो उसके अंदर तो छोटा सा ड्रोन रखा है जो एक्सप्लोजिव से फट गया। तो ये तो एक बहुत ही अजीब व गरीब सा एक मामला ऐसा है जिसको अमेरिकन जिस पर ख़ुद भी परेशान है कि ये किसने किया है। उन्हीं के लोगों ने, रशिया तो कह रहा है कि डीप स्टेट ने किया है, उनको पता ही नहीं था, कलेक्टिव वेस्ट के लोग हैं। लेकिन यह है कि अगले 48 घंटे 72 घंटों में ये क्लैरिटी आएगी। वो रुका हुआ मामला सारा, जो अरब ममालिक का मामला है, ये गज़ा का मामला रुका हुआ है अपनी जगह पे, वो मामला अपनी जगह पे रुका हुआ है। ये नई तरफ कहानी चली गई है, ये प्रेसिडेंट पुतिन किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट वो करेंगे, या ये है कि आराम से अभी वो इसको चलाएंगे आगे मामले को, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक स्ट्रेटजिक डिफीट देंगे नेटो को, और इंगेज करेंगे, ट्रंप को इंगेज करके रखेंगे। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे। बहुत अच्छा वक्त गया खारजा महाज पे, बहुत तारीखी कामयाबियाँ, सोशल अनरेस्ट मुल्क के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी, अंदरूनी मामलात को कैसे तय करना है, ये हमारा इम्तिहान है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों को सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।